तो दोस्तों मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऋण योग कोष का सिद्धांत या ब्याज का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो दोस्तों क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेंस। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो दोस्तों को शेयर कर दें। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो लंबा हो तो वीडियो पूरा देखना अवश्य, और आप सही चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि ये छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सिद्धांत को उधार देय कोष सिद्धांत भी कहा जाता है। ऋण योग कोष सिद्धांत के प्रतिपादन का किस अर्थशास्त्रियों को जाता है, तो वह विकसेल और एमिडर रोवेंट्स आदि अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत ब्याज की दर का निर्धारण करते समय वास्तविक तत्व, इसको हम दो पक्ष पे लेके चलते हैं। तो जैसे कि वास्तविक तत्व के अंतर्गत आएंगे उत्पादन, प्रतीक्षा और बचत का सिद्धांत ये थे। के अलावा मौद्रिक तत्व जैसे कि मूल्य का संचय, असंचय और बैंकिंग आदि को लेकर शामिल करेंगे। तो इस ऋण योग कोष के सिद्धांत को हम तो दोस्तों सिद्धांत के प्रतिष्ठित सिद्धांत के ऊपर एक सुधार किया गया है। तो दोस्तों ये 9 है जो प्रतिष्ठित सिद्धांत में था, उसमें सुधार किया गया है। तो हम कह सकते हैं इसको इस प्रकार कि तो ऋण योग कोष की मांग व पूर्ति की सापेक्षित शक्तियों द्वारा ही ब्याज दर का निर्धारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें कैसे, दूसरे शब्दों में तो ब्याज दर वह कीमत है जो ऋण योग कोष की मांग व पूर्ति को संतुलित करता है। तो ब्याज दर वह कीमत है जो ऋण योग कोष की मांग व पूर्ति को संतुलित करता है। तो हम बात करें ऋण योग कोष की पूर्ति, तो सप्लाई की बात करें हम, तो ऋण योग कोष की पूर्ति 4 भागों में दिया गया है। नंबर 1 सेविंग बचत। तो हम नंबर 1 की बात करेंगे सेविंग या बचत की। तो आय और उपभोग व्यय का अंतर बचत कहलाता है। कैसे, जो हम आय करते हैं मतलब जो हम कमाते हैं और जो हम व्यय करते हैं, उपभोग करते हैं माने कि कमा के और हम खरीद लेते हैं, उसके बीच जो अंतर बचता है उसको हम बचत कहते हैं। अर्थात उपभोग करने के बाद जो आय रह जाती है वह बचत कहलाती है। तो दोस्तों व्यक्तिगत बचत कैसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में, तीनों द्वारा किए जाते हैं। व्यवसायिक बचत ब्याज दर से प्रभावित होता है। ब्याज की वृद्धि बचतों को भी बढ़ाई तथा ब्याज की कमी बचतों को भी घटाई। इस प्रकार बचत, पूर्ति एवं ब्याज के दर का सीधा संबंध होता है। हम बात करें नंबर 2 की, तो बैंक सेवाएं, बैंकिंग, क्रेडिट। तो ऋण योग कोष की पूर्ति का दूसरा प्रमुख साधन बैंक शाखा है। व्यापारिक बैंक शाखा का निर्माण कर सकते हैं। ब्याज की एक न्यूनतम दर के बाद बैंक शाखा ब्याज सापेक्ष होता है। यह भी स्वाभाविक है कि ब्याज की ऊंची दर पर बैंक अधिक रुपए उधार देते हैं और ब्याज की नीची दर पर कम रुपए उधार देंगे। इस प्रकार ब्याज दर और बैंक का भी सीधा संबंध होता है। हम बात करें नंबर 3 असंचय की, तो मुद्रा का एक और प्रमुख कार्य यह है संचय। तो संचय से अभिप्राय संपत्ति के उस भाग से है जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। यदि
यदि ब्याज दर अधिक होती है, कैसे, यदि ब्याज दर अधिक होती है तो संचय की हुई राशि असंचित कर दी जाती है, और यदि ब्याज दर कम हो तो असंचय की मात्रा कम होगी। इस प्रकार असंचय की गई राशि का ब्याज की दर से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध है। हम बात करें नंबर 4 की, तो अनिवेश की बात करें हम, तो अनिवेश का अर्थ यही नहीं कि उद्योगपति चलता हुआ कारखाना बंद कर दे, परंतु हाँ, यदि उद्योग में किसी नई तकनीकी के आ जाने से मशीन पुरानी हो जाए, मान लो कि मशीन पुरानी हो गई है और नई तकनीकी आ गई है, और हम बात करें कि कारखाने और लाभ दर की आशाएं अधिक ना हो, तो उद्योगमी यानी उद्योगपति या उस उद्योग को नई परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाता और कारखाने को बेचकर उधार ली गई पूंजी का भुगतान कर देते हैं। यानी आपके पास जो फैक्ट्री है उसे हम बेच दिए और बेचने के बाद जो पैसा है आया तो उसे हम भुगतान कर देंगे जो हमने पूंजी में लगाया था। इस स्थिति को अनिवेश कहा जाता है। किसी समय बाजार में ब्याज की दर अधिक होती है तो अनिवेश अधिक होता है, और ब्याज का दर कम हो तो अनिवेश कम होगा। ऋण योग कोष की पूर्ति सम्मिलित घटकों में से निम्न रूप से व्यक्तित्व कर सकते हैं हम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लिखा है कि SL बराबर S प्लस M प्लस DH प्लस DI। तो दोस्तों जहाँ हम देखेंगे कि यहाँ लिखा है SL का पूरा नाम है ऋण योग कोष की पूर्ति। नंबर 2 है S माने बचत सेविंग। नंबर 3 बैंकिंग क्रेडिट बैंक शाखा। नंबर 4 बात करें कि DH, तो DH है असंचय, और नंबर 5 की बात करें DI तो अनिवेश। तो दोस्तों ये कैसे बनता है, एक एक कण मिला के और ये बन जाता है ऐसे। तो हम इसको निकालने के लिए इस प्रकार SL को निकालेंगे। तो हम बात करें अगर तो देखेंगे हम कि ऋण योग कोष की मांग, डिमांड की बात करें हम, तो ऋण योग कोष की मुख्य रूप से तीन मांग हैं। तो नंबर 1 है निवेश, तो निवेश इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ऋण योग कोष की मांग प्रमुख रूप से विनियोग के लिए की जाती है। पूंजी की मांग उद्यमी द्वारा इसलिए की जाती है कि पूंजी उत्पादन होती है, और उद्यमी की अपेक्षा करता है कि वह पूंजी उधार लेकर विनियोग कर दे, जिससे उसे प्रतिफल प्राप्त हो। इस प्रतिफल से वह उधार ली गई पूंजी पर ब्याज का भुगतान कर देता है। ब्याज की दर कम होने पर ऋण योग कोष की विनिमय के लिए अधिक मांग होगा, और ब्याज दर अधिक होने पर ऋण योग कोष की विनियोग के लिए मांग कम होगा। इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। नंबर 2 की बात करूं तो उपभोग। कुछ लोग उपभोग करने के लिए स्वाभाविक रूप से फिजूल खर्ची पैसे उड़ा देते हैं, तो वह अपनी आय से अधिक भाग उपभोग पर खर्च कर देते हैं, माने अपने ऊपर खर्च कर देते हैं होटल में, जिसके कारण उन्हें ऋण लेना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें किसी से उधार मांगना पड़ता है। कुछ लोग अधिक खर्च करने के लिए अधिक खर्च कर देते हैं,
क्योंकि आय बहुत कम होती है और परिस्थितियों में ऋण लेना पड़ता है, जैसे कि परिस्थितियाँ सामाजिक कार्यों के लिए और अनेक प्रकार के शादी विवाह और पंडितई पूजा बर्थडे अनेक प्रकार के पैसे ले लेते हैं और खर्च कर देते हैं। तो ब्याज दर कम होने पर उपभोग ऋण अधिक ली जाती है। नंबर 3 हम बात करें कि संचय की, तो संचय की हम बात करें तो संचय के लिए सभी ऋण योग्य कोष की मांग की जाती है। व्यक्ति अनेक कारणों से संचय करना चाहता है। ब्याज दर कम होने पर संचय मांग अधिक होगा। ब्याज दर कम होने पर संचय की मांग अधिक होगा। इसको हम देखें अगर तो इस प्रकार होगा कि जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि ऋण योग्य कोष की कुल मांग। तो हम इसको यहाँ से बात करेंगे, हम निकालेंगे DL, उसमें निकाले थे SL यानी कि सप्लाई, और इसमें निकालेंगे DL यानी कि डिमांड। तो हम इसको पहले DL को जान लें, तो DL है डिमांड, ठीक है ना, कुल डिमांड। और हम बात करें कि I की, तो I हो गया निवेश इन्वेस्टमेंट, उपभोग कंज्यूमर, और H माने संचय, C माने उपभोग, I माने निवेश और H माने संचय। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब ब्याज दर का निर्धारण। तो ब्याज दर का निर्धारण में हम बात करेंगे ब्याज दर का निर्धारण कैसे होता है। तो ब्याज दर के निर्धारण में हम लेंगे, जैसे कि ये हम देख सकते हैं ब्याज दर के निर्धारण कुछ इस प्रकार होंगे कि SL बराबर DL। इसको हम कह सकते हैं ऋण योग्य कोष की पूर्ति और ऋण योग्य कोष की मांग। फिर हम बात करें कि यहाँ दिया है कि S प्लस M प्लस DS प्लस DI बराबर I प्लस C प्लस H। तो दोस्तों जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि कैसे आया है, तो सेम दोनों को ऐसे सीधा उतार दिया गया है। फिर हम बात करें तो S प्लस M बराबर I DI और प्लस H माइनस DH प्लस C। तो हम इसको अगर देखें तो ये होता है कि बचत प्लस बैंक मुद्रा बराबर शुद्ध विनियोग प्लस शुद्ध संचय प्लस शुद्ध उपभोग। तो अगर हम इसको करें तो समीकरण में करें तो S प्लस C प्लस M बराबर 1 I माइनस DI प्लस H माइनस DH। तो दोस्तों ये ऊपर से नीचे की ओर समीकरण चलता हुआ है। इसको हम देखें तो शुद्ध बचत प्लस बैंक शाखा प्लस शुद्ध विनियोग प्लस शुद्ध संचय, तो ऐसे बन गया कुछ समीकरण। फिर हम बात करें कि उपयुक्त विश्लेषण में ऋण कोष मांग वक्र तथा ऋण कोष पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। तो इसे हम चित्र द्वारा देख सकते हैं। ब्याज दर का निर्धारण ई बिंदु पर होता है। ब्याज दर का निर्धारण ई बिंदु पर करते हुए बाजार ब्याज दर को OR के बराबर निर्धारित करते हैं। तो हम चित्र में देख सकते हैं जैसे कि ब्याज दर का निर्धारण ये ऐसे
ये वाला लाइन जो ऐसा है लाइन, ये वाला लाइन क्या है कि एक मिनट, ये हमें दिखा रहा है डिमांड वक्र को, ये हम डिमांड वक्र दिखा रहे हैं और ये हम सप्लाई वक्र दिखा रहे हैं। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई दोनों, जैसे कि इधर हम देख सकते हैं ये डिमांड वक्र है और ये सप्लाई SL और DL DL। तो दोस्तों डिमांड और सप्लाई दोनों दिखा रहे हैं हम। फिर हम बात करें कि ब्याज दर का निर्धारण, तो ये YX और XX। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ब्याज की दर लिखा है और ब्याज की दर, तो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं ये SM DH DI। तो जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ समीकरण में, यहाँ दोनों का निर्धारण E बिंदु पर कर रहा है, ये संतुलन है, ये दोनों संतुलन है। फिर हम बात करें कि इसके, तो नीचे लिखा है ऋण योग कोष, तो ये हो चुके। अब हम ऋण योग कोष के कुछ आलोचनाएं देखेंगे। तो संचय की गलत धारणा। तो कीन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र में मुद्रा की कुल पूर्ति स्थित रहती है, कुल पूर्ति स्थित रहती है। यदि एक व्यक्ति मुद्रा का संचय अधिक करता है तो दूसरे व्यक्ति को यह कम करना होगा। इस प्रकार संचय की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता। संचय के व्यक्तियों की दृष्टिकोण में परिवर्तन हो सकता है, परंतु सामूहिक दृष्टि से नहीं। हम नंबर 2 की बात करें तो पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता है। तो कीन्स के अनुसार, कीन्स क्या कहते हैं, नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित ऋण योग कोष के सिद्धांत भी पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। यह सिद्धांत भी उन्हीं अवास्तविक मान्यता पर आधारित है जिन पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई है। ये नंबर 3 की बात करें हम, तो वास्तविक एवं मौद्रिक तत्वों का मिश्रण। तो आलोचकों के अनुसार यह सिद्धांत ब्याज दर के निर्धारण की दृष्टि से वास्तविक तथा मौद्रिक तत्वों को शामिल किया गया है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं और ये दोनों चर मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को अलग अलग अध्ययन में करना चाहिए, तो नहीं किया गया है। नंबर 4 की बात करें हम, तो अनिर्धारणी सिद्धांत। तो यह सिद्धांत आय तथा विनिमय स्तर पर निर्भर करता है। कैसा? आय तथा विनिमय स्तर पर निर्भर करता है। विनिमय स्तर ब्याज दर पर निर्भर करता है। विनिमय किस पे निर्भर करता है? ब्याज दर पर। इस सिद्धांत के अनुसार ऋण योग कोष की पूर्ति एवं मांग सापेक्षी शक्तियों पर ब्याज का निर्धारण करता है। अतः यह एक ऐसा ऐसे चक्र में फंसा है जिसमें ब्याज दर का निर्धारण नहीं हो सकता। अतः हम कहें कि अंत में कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत आय पर विनियोग के प्रभाव की अपेक्षा करता है और यह अवास्तविक मान्यता पर आधारित है जिन पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का सिद्धांत था, परंतु यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों में H.G. जॉनसन का उल्लेखनीय है कि यह सिद्धांत ब्याज दर का निर्धारण एक गतिशील सिद्धांत को मान्यता पर देते हैं। तो दोस्तों हम अगले वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। हम बात करेंगे कीन्स की थ्योरी की। तो कीन्स की थ्योरी के लिए हम बता दें कि अगला टॉपिक रहेगा कि ये वाला ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत लिक्विडिटी वाला। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे जिसमें से कि चैनल को ग्रोथ करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द से ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत पे।